हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन यूनिट 1 के में जो इंटीग्रेशन पढ़ना है उसमें कुछ दो कदम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। पिछले हम लोग वीडियो में देखे कि इंटीग्रेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है और ये वाकई में एक्चुअली में होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इट इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम देखेंगे कि इंटीग्रेट करने के कुछ बेसिक रूल्स भाई क्या है, जिसकी मदद से डिफरेंट फंक्शंस का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। और हमेशा याद रखिएगा, अगर साइन ऑफ इंटीग्रेशन है कहीं दिया हुआ और कोई लिमिट उस पर नहीं लगा हुआ है, मतलब यह है कि दिया गया फंक्शन कैसा है, इनडेफिनिट इंटीग्रल का है। और आगे के यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है, जब दोनों पे लिमिट लग जाए तो फंक्शन हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। और पूरा इंटीग्रल कैलकुलस दो चीज से ही बना है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। फॉर्चुनेटली शुरुआती दौर में हम लोगों को सिर्फ अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस के। कैपिटल एफ एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ एक्स, या यूं कहें कि ये हो गया कैपिटल एफ एक्स इज एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रांड स्मॉल एफ एक्स। ओके, सम कांस्टेंट के सम में देते हैं, यहां भी देंगे। अब हम लोग देखेंगे एक पहला रूल, जो सम बेसिक रूल्स में से पहला रूल कहता है कोई कांस्टेंट है और उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाइड है और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो जैसा डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आउट ऑफ ऑपरेटर हो जाता था, वैसे ही यहां भी कांस्टेंट क्या है, बाहर निकल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम देखें 4dx, 4 कांस्टेंट है तो बाहर चला गया। अब आप बोलेंगे यहां फंक्शन क्या है, तो फंक्शन dx में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 एक यहां पे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, fx की जगह क्या है 1 है, और 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करना है। यानी कि 4dx को हम लिख सकते हैं 4 कांस्टेंट करके बाहर और 1 को x टू द पावर 0 और dx। ओके, दूसरा एग्जांपल लीजिए 5 into ex और dx। 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, वो बाहर चला गया और बचा क्या, ex dx एंड सो ऑन। दूसरा रूल कहता है कि x टू द पावर n और dx का इंटीग्रेशन जब करेंगे, यानी कि फंक्शन हमेशा क्या हो, कोई बेस हो और उस पे कोई पावर हो, तो उसका इंटीग्रेशन बेस के रिस्पेक्ट, बेस में जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। जैसे बेस यहाँ पे x है तो हमेशा dx नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वहां पे लागू होगा। तो x टू द पावर n dx का वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1, जो वैल्यू है उसमें एक ज्यादा, और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इस x टू द पावर n में जो बेस है उस x का, यानी कि x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इनटू बेस ऑफ dc ऑफ बेस x dx। ओके, प्लस सम कांस्टेंट के बाहर कैलकुलेट किए, प्रोसेस किए, तो आया x टू द पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 इनटू 1, जो कि dx by dx 1 प्लस सम कांस्टेंट के। फाइनल रिजल्ट क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट के। तो हम क्या समझे कि एक हमारे पास x टू द पावर n प्लस n इनटू dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सीधे हम वैल्यू क्या लिखेंगे, सीधे वैल्यू लिखेंगे हम ये x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट के। चूंकि इसका इंटीग्रेशन, सॉरी, इसका जब dc लिखेंगे, इस x का जब सिर्फ dc लिखेंगे तो हमेशा 1 आएगा, इसलिए ये प्रोसेस ना करके सीधे हम यहाँ के बाद सीधे यहाँ लिखते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रल वैल्यू जो होगा वो x टू द पावर n बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट के, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा रूल कहता है ax प्लस b टू द पावर n, यानी पहले वाले का एडवांस्ड वर्जन है, बस दूसरा कुछ नहीं वर्जन है। तो ax प्लस b यहाँ पे बेस हो गया। ओके, आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर जैसे ही चलेंगे ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1, यहाँ भी n प्लस 1, वेरी गुड, यहाँ भी n प्लस 1, यहाँ भी n प्लस 1, n प्लस 1 से डिवाइड हुआ, जो पावर है उसे डिवाइड यहाँ भी किया और ऊपर में भी कर रहे थे, यहाँ भी करेंगे। और dc यहाँ पे x का था, चूंकि x पे पावर था और यहाँ पावर किस पर है, ax प्लस b पे पावर है, तो dc किसका, x प्लस b। आगे प्रोसीड किया तो हमारे पास क्या है, x प्लस b टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इनटू a। क्यों, तो चूंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ax प्लस b का dc क्या आएगा, a, इसीलिए यहाँ पे वेयर k इज द सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लिखा भी हुआ है dc ऑफ ax प्लस b dx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a। और हमें से याद रखेंगे, अब सीधे साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n dx का जो वैल्यू लिखेंगे वो हम कुछ सीधे यहाँ पे लिखेंगे। a क्या, तो मन ही मन में कैलकुलेशन करना है, और जब तक आप नहीं जान रहे तब तक ये प्रोसेस करिए शुरू में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस खूब कर ले या आपको लगे कि अब प्रैक्टिस हो चुका है, समझ गए हैं, तो सीधे ये न लिख के सीधे हम इस बेस का dc जो आएगा वही पावर में मल्टीप्लाई करके और फिर दोनों को इस डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं, x क्यूब प्लस dx
एक्स क्यूब इंटू सॉरी एक्स क्यूब साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला की तरह 3 है तो 3 जोड़े 4, ऊपर में फिर डिवाइडेड किससे होगा 3 + 1, यहाँ पे सम कांस्टेंट का जो x है उसका dc लिखना कंपलसरी नहीं है तो सीधे हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और ये वैल्यू लिखा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/3 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो -1/3 ओके, n की जगह 1/3 और n चूंकि जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के सदस्य है तो -1/3 + 1 होल डिवाइडेड बाय -1/3 + 1 प्लस सम कांस्टेंट के, इसको सॉल्व करिए तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। फिर तीसरा सवाल लिख लेते हैं 2x + 3 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, बेस भी x का फंक्शन है और इंटीग्रेशन भी x के रूप में करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, हमेशा थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फिर 2x + 3 का 2 + 1 n + 1 की जगह 2 + 1 चूंकि n की जगह यहां 2 है, फिर होल डिवाइडेड बाय 2 + 1 इनटू डीसी किसका, तो इसके इस फंक्शन के बेस का, बेस क्या है 2x + 3 है तो डीसी 2x + 3 कैलकुलेट करके डीसी इसका 2 आया तो हमने 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी ऑफ 2x + 3 का 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x + 3 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2x + 3 होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 6 + k। आप एक और चीज ध्यान रखें, हमेशा हम k एक कांस्टेंट तो रखते ही हैं, और दूसरी बात कि भाई इसके डिनोमिनेटर में इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या पावर से डिवाइड क्यों करते हैं, ये वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। तो बाबू क्यों का जवाब ये है, क्योंकि इंटीग्रेशन की परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इसका मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू हमको मिलता है किसी भी इंटीग्रेशन में, उसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलना चाहिए, इंटीग्रांड। मतलब उस पूरे इंटीग्रेशन प्रोसेस में जो इंटीग्रांड होगा वो कैसे प्राप्त होगा, तो उस पूरे इंटीग्रेशन प्रोसेस में जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको एक बार डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि इसी का उल्टा ये है, इंटीग्रल वैल्यू का उल्टा इंटीग्रांड है। तो हम इसको जांच कर लीजिएगा, तो जांचे तो हम क्या करें, साइन ऑफ d ऑफ fx + k इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 1/6 चूंकि कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, फंक्शन क्या बचा 2x + 3 का होल क्यूब प्लस जैसे डिफरेंशिएशन का रूल अलजेब्राइक रूल, तो dk + dx dk का 0 फिर कैलकुलेट किए तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसा आया, साइन ऑफ वैल्यू हमारे पास आ गया dy/dx और fx कैपिटल fx है यहाँ पे ध्यान देंगे, और प्लस k की वैल्यू जो है वो हमें कुछ ये मिला 2x + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि किसके बराबर है, स्मॉल fx के, और स्मॉल fx क्या है, स्मॉल fx इक्वेशन 1 का इंटीग्रांड है, ओके। अच्छा एक दूसरा केस लेके चलते हैं कि अगर हम 2x + 3 होल स्क्वायर dx को सिर्फ ये फार्मूला के तहत हम लिखे तो क्या होगा, अगर इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से 2x + 3 के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से डिनोमिनेटर में ना डिवाइड करें तो, या डिनोमिनेटर में ना मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, तो करके देखते हैं। तो हमने ये प्रोसेस किया, डीसी हमको लिखना चाहिए था लेकिन हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ओके, नहीं लिखकर देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास आया 2x + 3 का होल क्यूब बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट के। अगर ये सच है, मतलब अगर ये सही है, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से डिनोमिनेटर में पावर के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तब इस इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको इंटीग्रांड मिलना चाहिए इस पूरे इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस कहता है, इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद मिलता है और उसको ठीक एक कदम पीछे आएंगे तो डिफरेंशिएट करना होगा, तो क्या मिलेगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। ऐसा करके देखिए d ऑफ dx fx + k, यहाँ fx + k इक्वेशन 2 से क्या है 2x + 3 का होल क्यूब बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट के, इसको एक बार हम डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमको वैल्यू मिला 2 * 2x + 3 का होल स्क्वायर, व्हिच इज नॉट द इंटीग्रांड ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x + 3 का होल स्क्वायर dx, मतलब इंटीग्रांड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक मिस कर दिया है, इसमें यहाँ पे हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से डिवाइड करते डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से इस 2n + 1 में मल्टीप्लाई करते तब ये 2 हमारा खत्म हो गया होता और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन यहाँ सेटिस्फाइड होता। ठीक, क्योंकि नहीं हो रहा है इसलिए अंत में हम क्या करते हैं, फाइनल ऑब्जर्व करके जो हमारा कैलकुलेशन बनता है वो ये बनता है कि जब भी किसी का इंटीग्रेट करें, अगर उसका अलजेब्राइक फंक्शन में बेस में कुछ है तो बेस का हमेशा डिनोमिनेटर में बेस को लिखते हैं, उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ओके।
तो हम क्या समझेंगे, इस तरीके से फाइनली देखा 2x + 3 का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रल वैल्यू 2x + 3 n+1 n+1 into dc of 2x + 3। तो 2x + 3 का dc करेंगे तो 2 आएगा। अब हम आगे के क्वेश्चंस में जब भी और हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये ना लिख के सीधे हम ये लिखेंगे sin of integration 2x + 3 होल स्क्वायर dx is equal to 2x + 3 होल क्यूब by 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 होल into dc of 2x + 3। मन ही मन या कहीं रफ करके देख लेंगे तो 2x + 3 का dc क्या आया है, 2 आया है। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू ये लिखा। ओके, ये हमारा छोटा सा एक इनिशिएटिव है, थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समझना है जो